हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के रिवीजन करेंगे, कुछ थ्योरी कुछ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले यार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़ चुके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हैं, ax² + bx + c = 0 ना। तो इसमें x क्या होता है? कुछ भी, x कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ऐसे मान लो अगर यही लिखा हो a sin² x + b sin x + c = 0, x की जगह sin x, x की जगह क्या आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। तो फिर ऐसे इक्वेशन को फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल देते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ये बेसिकली दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ये आखिर यार सॉल्यूशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है, ये दो तरीके से क्यों हुआ, थोड़ा समझते हैं इसके विषय में। जैसे मान लो sin x = 1 है, थोड़ा देर के लिए मानते हैं sin x = 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो यार हम लोग जानते हैं कि यार sin x जो 1 होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस के हर एक एंगल पे होता है। पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था थोड़ा सा। sin x जो 1 है ये पॉजिटिव y एक्सिस के हर एक एंगल पे होता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ 0 एंगल हम लोग हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर करते हैं। यहाँ 90, यहाँ पाई हो जाता है, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, फिर यहाँ 5π/2 पे है, फिर 3π, 7π/2, यहाँ 4π, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये जितने भी एंगल आएंगे, इसे घूमते जाओ एंगल आता जाएगा, घूमते जाओ एंगल आता जाएगा, घूमते जाओ एंगल आता जाएगा। तो इस सारे एंगल पे sin x 1 होता है। तो हुआ क्या, जब इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने का बात आया तो लोग बोले कि यार एक चक्कर अगर हम लोग लगाए 0 से 2π का, तो यहाँ से एंगल अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो एक चक्कर लगा लेंगे 2π, चलेंगे आप। तो उसमें सॉल्यूशन आ रहा है 90। अरे sin x 1 कहाँ पे होता है? 90 पे होता है। एक सॉल्यूशन आया 90 एक चक्कर में। इसके बाद आप चक्कर लगाते जाओ, पॉजिटिव y एक्सिस बढ़ता जाएगा और sin x 1 आता जाएगा। फिर चक्कर लगाओ, फिर 1 आया, फिर चक्कर लगाओ, फिर 1 आया। तो कितने बार sin x 1 आ सकता है? तो इसका जवाब दोगे इनफाइनाइट बार आ सकता है। sin x 1 कितने बार आ सकता है? इनफाइनाइट बार आ सकता है। अगर आपसे सिंपली अगर कोई ये सवाल पूछा कि sin x = 1 के बताओ कितने सोल्यूशन आएंगे, तो इसका जवाब दोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। ठीक। बाद में फिर चल के मान लो आपसे कोई पूछा कि यार प्रिंसिपल सोल्यूशन sin x = 1 का बताओ क्या होता है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है जो 0 से 2π के इंटरवल में आता है। एक चक्कर में 0 से 2π के बीच में जो भी सोल्यूशन आता है उसे प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। और इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिख दो, मतलब जितने भी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है ना किसी इक्वेशन के, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन को जनरलाइज फॉर्म में एक शब्दों में लिखने को जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। अरे इनफाइनाइट वैल्यू है, उसे जनरल, जैसे सीरीज पढ़े होंगे आप तो इसे जनरल टर्म नहीं लिखते, किसी सीरीज का जनरल टर्म। ऐसे ही ये इनफाइनाइट वैल्यू जो सेटिस्फाई करे उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, इंटीजर n के फॉर्म में, तो इसको फिर बोल देते हैं जनरल सोल्यूशन। दोनों बात आपको समझ में आया? प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2π के बीच वाले सोल्यूशन को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन,
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन जो जितने पॉसिबल सॉल्यूशन उसके हैं सब दे दे एक ही बात में, उसको फिर जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? क्लियर हो गया सबको बच्चे लोग? तो अगर आपसे कोई कहे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका बताओ क्या आएगा, तो कहोगे कि 0 से 2 पाई, देखो 0 पे क्लोज लेते हैं, 2 पाई पे ओपन, ध्यान दीजिएगा, π/2 इसका सॉल्यूशन एक आएगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा, इसके सारे सॉल्यूशन का अगर बात करें तो क्या क्या लिखोगे? कहोगे π/2 भी आएगा, 5π/2 भी आएगा, इसके बाद फिर 9π/2 भी आएगा। कुल मिला के कर क्या रहे हैं जानते हो? 2 पाई देखो जोड़ते जा रहे हैं, इसमें 2 पाई जोड़ो, ये आ गया देखो, इसमें 2 पाई जोड़ो, 4 9 5 9, सही है यार। इसमें 2 पाई जोड़ो, 4 9 13। तो ये 2 पाई जोड़ते जाओ, sin 1 आता जाएगा। तो इसको अगर एक बार में आपको लिखना है, एक बार में, तो कहोगे कि यार 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है तो 2n पाई लिख देंगे। अरे 2 पाई देखो हर बार जोड़ है ना, तो यहाँ एक बार 2 पाई जोड़े, यहाँ अगर यहाँ का बात करें, यहाँ का, तो इसमें देखो, इसमें 2 पाई जोड़े, ये पहुँच गए, फिर इसमें 4 पाई जोड़ोगे, ये पहुँचोगे, फिर इसमें 6 पाई जोड़ोगे, ये पहुँचोगे। तो 2n पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस π/2, इसे बोल देते हैं इसका जनरल सोल्यूशन। इसे क्या बोल देते हैं? इसका जनरल सोल्यूशन। ठीक है बच्चे? सॉरी, जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल तो बता ही दिया आपको, ये है जनरल सोल्यूशन। दोनों बात सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वही बात देखो लिखा है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है बता ही दिए, 0 से 2 पाई। अगर आपको लिखना हो किसी को अपने कॉपी में तो लिख लेना, सोल्यूशन बिटवीन 0 से 2 पाई। 0 पे क्लोज लेते हैं, 2 पाई पे ओपन, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन बिटवीन 0 से 2 पाई, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ sin x बराबर 1/2। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 1/2। sin x बराबर 1/2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन बता रहे हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच वाले। तो 0 से 2 पाई में sin x 1/2 कितने जगह आएगा, बस ये देखना है। तो एक तो सबको याद रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin 1/2 30 पे होता है यार, sin 30 1/2। तो एक तो सबको याद होता है 30 मतलब π/6। दूसरा, साइन पॉजिटिव कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है? साइन पॉजिटिव फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 और सेकंड में π-30। अरे साइन π-θ साइन थीटा। हाँ सर क्या करें, फिर से बताइए। देखो साइन 30 1/2 सबको याद रहता है। सेकंड में अगर आपको सोचना है ना, साइन π-θ साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब अगर 30 रख दो दोनों साइड में, तो साइन π-30 साइन 30, मतलब साइन 150 डिग्री भी, अरे पाई माइनस मतलब 180 - 30 150। अच्छा मतलब π/6 और 5π/6 दोनों पे आएगा। हाँ दोनों पे आएगा। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, एक बार फर्स्ट में आएगा, एक बार सेकंड। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो 0 से 2 पाई में कितने बार आएगा? 2 बार, π/6 और 5π/6। तो ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। तो साइन x इक्वल टू 1/2 के प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होंगे? π/6 और 5π/6। समझ गए बच्चे लोग, सभी लोग? ये थोड़ा सा वैल्यू आपको थोड़ा बहुत तो याद देखो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे किसी को कहे सर हमें पता ही नहीं, सर हमें कैसे पता ही नहीं सर हमें कि 1/2 कहाँ होता है। अगर आपको 1/2 किस पे होता है नहीं पता सरकार, तो सर बहुत दयनीय स्थिति है। उसमें फिर क्या बोले हम। ये तो कक्षा 9th वाले को याद रहता है यार कि साइन 30 1/2 होता है।
मतलब एक दो वैल्यू तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे ना, जैसे साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, इक्वेशन में इसका यूज आता रहता है, साइन 90 का, कॉस इसी तरह कॉस का, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45 याद भी होता है सब बच्चे को, इतना माना जाता है कि आप इतना तो समझदार है। जनरल सोल्यूशन, इसका अगर डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि इट गिव्स, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इट गिव्स all the possible solution of equation. It gives all the possible solution of equation in term of integer n, in term of integer n, ठीक है, मतलब ऐसे सोल्यूशन जो जितने भी उसके सोल्यूशन पॉसिबल हो सब दे, उसे क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। मतलब अगर सर हम लोग जनरल सोल्यूशन लिख दें तो इसका मतलब आप जितने भी चाहें सोल्यूशन उसके किसी इंटरवल में भी निकाल सकते हैं। हाँ यार निकाल सकते हैं, बस n का वैल्यू रखते जाओ। n क्या होता है, इंटीजर। जैसे मान लो आपको साइन x बराबर 1/2 का जनरल सोल्यूशन आप लिख लिए, ठीक, और आपसे कभी कभी ऐसा पूछता है कि -2 पाई से 2 पाई बताओ कितने सोल्यूशन आएंगे। तो जनरल सोल्यूशन अगर आप लिख लिए हैं तो उसमें जो इंटीजर n के फॉर्म में ही तो जनरल सोल्यूशन हमेशा आता है। n क्या होता है, इंटीजर। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से कान खोल के सुन लो, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मत सोचना कि n की जगह हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, नो, n पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है बच्चे। तो n की जगह आप वैल्यू पुट करते जाओ और जो भी इंटरवल में आपसे कहेगा उस इंटरवल में आप निकाल सकते हैं कितने सोल्यूशन आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर सवाल अब आपसे नंबर ऑफ सोल्यूशन वाले सवाल पूछता है, मतलब जनरल सोल्यूशन पूछता ही नहीं अब। क्योंकि अब होता क्या था ना, पहले ऑप्शन में जनरल सोल्यूशन रहता था और बच्चे होते हैं धीरे धीरे समझदार, मतलब पहले ज़माने के अपेक्षा अब के बच्चे बहुत हो गए हैं समझदार। तो क्या करते थे जुगाड़, ऑप्शन 1 में जो ऑप्शन रहता है उसमें जो इंटीजर n है उसके जगह 0 रखे, कुछ वैल्यू दिया, फिर सवाल में सेटिस्फाई करा के चेक कर लेते थे। फिर 1 रखे, सेटिस्फाई करा के चेक कर लिए, 1 2 सेटिस्फाई कर दिया, वही आंसर हो जाता था। तो फिर वो सॉल्व नहीं करते थे, जुगाड़ से आंसर बता देते थे कि ABCD में से कौन सा सही है। तो इसीलिए अब थोड़ा एग्जामिनर भी चतुर हो गए भाई। अब कहेंगे हम जनरल सोल्यूशन कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूछेंगे किसी इंटरवल में नंबर ऑफ सोल्यूशन, हम पूछेंगे किसी इंटरवल में सम ऑफ सोल्यूशन। तो फिर आपको जनरल सोल्यूशन तक करने के बाद इंटीजर n का वैल्यू रख के देखना पड़ेगा कि यार उसके इंटरवल में क्या क्या वैल्यू आ रहा है। समझ रहे हो बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इक्वेशन और जनरल सोल्यूशन, ये फार्मूला है, टोटली फार्मूला है, डिराइव करने का देखिए अभी समय नहीं है अपन लोगों के पास। आप डायरेक्ट याद रखिए, अरे यार ये सब डिराइव जानते हो, 11th के जो 10th के बाद 11 में जाते हैं बच्चों, उसको डिराइव कर करके दिखाना होता है। आप लोग तो समझदार हो गए, बस मेरे ख्याल से आप लोग को याद भी होगा, फिर भी एक तरह से रिवाइज कर लो। तो ये मैं ज़्यादा इसमें समय वेस्ट नहीं करूँगा। इक्वेशन जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट आप याद रखना सर, याद रखना, सवाल में ये सब डायरेक्ट यूज आता है। तो पहला इक्वेशन होता है साइन थीटा 0। अच्छा ये 0 1 और -1 वाला है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पूरे x एक्सिस पे साइन 0, पूरे y एक्सिस पे कॉस 0, पॉजिटिव y पे साइन 1, निगेटिव y पे साइन -1, पॉजिटिव x पे साइन कोसाइन 1 और पॉजिटिव हो गया ना, निगेटिव x पे कोसाइन -1। यही सब बस जनरल सोल्यूशन लिखा है और कुछ नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा 0 कहाँ होगा, तो कहोगे थीटा n पाई। n हर जगह इंटीजर है, n हर जगह क्या है, इंटीजर। साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सोल्यूशन थीटा n पाई होता है। कैसे बताए, कैसे? अरे पूरे x एक्सिस पे देखो एंगल क्या आएगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। तो उसी को जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे, n पाई। तो साइन थीटा 0 कब आता है, n पाई पे आता है। साइन थीटा 1 अभी आपको डिराइव करके बताए हैं। साइन थीटा 1 कहाँ आता है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, वही लिखा है देखो। साइन थीटा 1 होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अच्छा साइन थीटा -1 नीचे होता है, पहली बार में आएगा 3 पाई बाई 2। अरे देखो ना यहाँ 3 पाई बाई 2 आएगा,
इसके बाद 2 पाई जोड़ते जाओ, -1 आता जाएगा, तो 2n पाई जोड़ना होता है। जनरल सोल्यूशन होता है साइन थीटा -1 का 2n पाई प्लस 3π/2। साइन थीटा बराबर -1 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n पाई प्लस 3π/2। याद रखना डायरेक्ट। कॉस थीटा 0 पूरे y एक्सिस, पूरे y एक्सिस पे एंगल जानते हो क्या आता है? ऑड π/2 आता है। देखो यहाँ π/2, फिर यहाँ 3π/2, फिर यहाँ 5π/2, फिर यहाँ 7π/2 आता है, फिर यहाँ 9π/2 आता है, फिर यहाँ 11π/2 आता है। तो ये है क्या? 1 3 5 7 9 11 इंटू π/2, मतलब ये सब क्या है? ऑड π/2। पूरे y एक्सिस पे क्या आता है? ऑड π/2। तो ऑड π/2 पे कोसाइन का वैल्यू 0 होता है। तो कॉस थीटा का भी 0 रहे तो थीटा क्या बताओगे? 2n + 1 π/2। ऑड नंबर को क्या लिखते हैं? 2n + 1 या 2n - 1, जो आपको अच्छा लगे। तो कॉस थीटा 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n + 1 π/2। कॉस थीटा बराबर 1 कहाँ बताए हैं आपको? पॉजिटिव एक्स पे। पॉजिटिव एक्स पे एंगल देखो क्या होता है? यहाँ आता है 0 2 पाई 4 पाई, इधर आता है पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसे ही ना। तो ये सब क्या है? ये सर 0 2 4 इवन है, इवन नंबर है, तो इवन पाई है। इवन पाई, इवन नंबर को क्या लिखते हैं? 2n, तो 2n पाई। वही बात है यार, मतलब जो समझदार है ना तो समझ के भी लिख सकता है, अगर याद नहीं है तब भी। बस ये याद रखना कि कहाँ आपको बताए थे 1 और -1। तो कॉस थीटा 1 कहाँ होता है? 2n पाई पे। कॉस थीटा -1 इधर बताएं, इधर क्या आता है? देखो 1 3 5 ऑड पाई, ऑड नंबर को 2n + 1, 2n + 1 पाई। साइन जब 0 होगा tan भी 0 होगा, तो साइन n पाई पे 0 होता है, tan भी n पाई पे 0 होगा। कॉस जब 0 होगा कॉट भी 0 होगा। तो अगर आपको कॉट थीटा 0 कहे, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉट थीटा अगर 0 आपसे पूछे तो थीटा बताओगे 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2। जब कॉस 0 होगा, सिंपल सा बात है यार, जब कॉस 0 होगा तो कॉट भी 0 होगा। तो कॉट थीटा 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? 2n + 1 π/2। ये डायरेक्ट जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों आपको याद रखना है डायरेक्ट, मतलब उतना सोचना ना पड़े यार। एक बार फिर से रट लेते हैं। साइन थीटा 0 n पाई, साइन थीटा 1 2n पाई प्लस π/2, साइन थीटा -1 2n पाई प्लस 3π/2, कॉस थीटा 0 ऑड π/2, मतलब 2n + 1 π/2। अच्छा, कॉस थीटा 1 2n पाई, कॉस थीटा -1 2n + 1 पाई, टेन थीटा 0 n पाई, कॉट थीटा 0 2n + 1 π/2। याद रखना डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, काम का होता है। आगे चलते हैं। अगला कुछ और फार्मूला, ये सब तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं यार, अभी जो हम लोग जनरल सोल्यूशन लिखना सीखे हैं, 0 पे 1 पे -1, यही वाला सीखे हैं बस, कि 0 कब होगा, 1 कब होगा, -1 कब होगा। कहीं ये सीखे हैं 1/2 कब होगा? नहीं, अभी पिछले में सर नहीं बताए थे आप। √3/2 वो बताए थे? नहीं बताए थे। तो या साइन थीटा 1/3 कब होगा बताए थे? 1/3? नहीं सर, नहीं बताए थे। तो और जिसका आपको मतलब 0 1 -1 को छोड़ के और बहुत सारे एंगल पे होता है ना यार, जैसे 1/2 30 पे होता है, 5 पे 6 पे होता है, अभी ये सब सीखे हम लोग। तो और सब के लिए फार्मूला कुछ होते हैं जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए, तो उस फार्मूला से सबका हम लोग जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो पहला फार्मूला जो आपको याद रखना है, देखो रिमेंबर, जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहेगा। तो थीटा होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अगर कभी रहेगा तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अब बात ये करते हैं कि यार -1 की पावर n कैसे हटाएं। ये जो है इसको हटाने के लिए एक बार n के जगह इवन नंबर रखना होता है, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर +1 होता है और -1 की पावर ऑड नंबर -1 होता है। तो एक बार n के जगह इवन रख दो, इवन मतलब 2n रख दो, n के जगह 2n, -1 की पावर 2n क्या होता है? +1 होता है। ये आ गया।
एक बार n के जगह ऑड रख दो, मतलब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यार कि यार -1 की पावर n हटाने के बाद आखिर बनेगा क्या। ऑड रखो, तो ऑड रखोगे तो n की जगह 2n + 1 रख दिए। ऑड नंबर 2n + 1 ही हम लोग अभी तक रख रहे हैं। 2n + 1 पाई और -1 की पावर ऑड नंबर -1, -1 की पावर ऑड नंबर -1 हो जाएगा। सही बात है। ये देखो क्या है जानते हो, ये आया 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। अब बताते हैं आपको, देखो ये है क्या आखिर। अभी हम लोग साइन थीटा बराबर 1/2 का जनरल सोल्यूशन लिखे थे, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखे थे, जनरल सोल्यूशन नहीं लिखे थे। क्या आएगा सर? आया था π/6 और 5π/6। अच्छा, इसका अगर आपको जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए कहे तो देखो साइन थीटा एक बार 30 पे आता है 1/2, एक बार 150 पे आता है। फिर अगर आप एक चक्कर घूमने के बाद यहां पहुंचोगे फिर से 1/2 आ जाएगा, फिर यहां पहुंचोगे फिर से 1/2 आ जाएगा। मतलब एक चक्कर घूमने के बाद यहां और यहां पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें 2n पाई जोड़ दो, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, इसमें 2n पाई जोड़ दो, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। ये क्या है सर? ये है 2n पाई प्लस π/6। दो आंसर आता है, बीच में यूनियन लगाते हैं। 2n पाई प्लस पाई माइनस π/6 है। अरे पाई माइनस π/6 करोगे 5π/6 ही आएगा। हाँ सर, तो देखो यही तो बन गया 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। हाँ सर, सही कर रहे हैं आप। साइन देखो, साइन थीटा 1/2 है। आपको पता है कि यार 30 पे आएगा, 150 पे आएगा, 0 से 2 पाई में। लेकिन यही दो जगह तो आएगा नहीं। जनरल सोल्यूशन कितने बार आता है? इनफाइनाइट बार आता है। तो बार बार आप एक चक्कर घूमने के बाद जब वापस वहीं पहुंचोगे फिर से 1/2 आ जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई कहे 2 पाई प्लस 30 बताओ, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, फिर तो देखो आ गया 1/2। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे साइन 2 पाई प्लस 5π/6 बताओ, फिर तो कहोगे साइन 5π/6 ही होगा। मतलब 2 पाई जोड़ते जाओगे आता जाएगा। 2 पाई का मतलब जनरलाइज जब करेंगे तो 2n पाई होता है। अच्छा, 2n पाई प्लस π/6 यूनियन 2n पाई प्लस 5π/6, वही बात लिखे है सर। तो आपको ये वाला याद तो करना ही है, लेकिन ये वाला भी याद रखना, सेकंड वाला। फायदा सर सेकंड वाला याद रखने से फायदा, कभी आपको अगर -1 की पावर को हटाना पड़ा, मतलब अगर -1 की पावर में ही अगर आंसर लिख रहे हैं तब तो ठीक है। मतलब 2 बार क्यों हम लिखें भाई, एक ही बार में आंसर देंगे, यही आंसर देंगे, और 100% ये भी सही होता है। लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए हटाने के लिए, तो हटाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमेशा एक बार इवन एक बार ऑड लेना पड़ेगा आपको। तो इवन ऑड लेके फाइनल आंसर तो यही दोनों आएगा। तो हम लोग यही दोनों नहीं याद रखे यार, क्या मतलब है फर्जी 2 बार, मतलब एक बार इवन एक बार ऑड लेके टाइम वेस्ट करने, डायरेक्ट यही याद रखेंगे हम लोग। तो फाइनल आंसर आपको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का ये भी याद रखना है ना। ये भी जो लिख रहे हैं अभी, वो जो दिया है वो तो ठीक है, ये भी सही है। 2n पाई प्लस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, ये याद रखना सर। 2n पाई प्लस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल एक आके बता दीजिए। देखो एग्जाम्पल बता रहे, जैसे अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा बराबर 1/√2 का जनरल सोल्यूशन बताओ, तो अगर इधर साइन थीटा है तो फार्मूला लगाने के लिए आरएचएस में आपको साइन अल्फा बनाना होगा। आरएचएस में क्या बनाना होगा? साइन अल्फा। अब 1/√2 साइन के किस एंगल पे होता है? π/4 पे होता है, सब याद रखेंगे यार। साइन 45 1/√2 होता है। देखो बन गया फार्मूला, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा होता है n पाई -1 की पावर n इंटू π/4। या तो ये आंसर लिख सकते हैं, मतलब ये वाले से लिखें, या ये लिख सकते हैं, दोनों सही है। मतलब जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों आंसर में कोई भी एक आंसर आप उठा के लिख देना। देखो आ गया साइन थीटा बराबर 1/√2 का जनरल सोल्यूशन। तो ये यूज है फार्मूला का, समझ गए? मतलब साइन थीटा बराबर समथिंग कुछ भी लिखा हो। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि सर 1 का भी तो लिख सकते हैं, -1 का भी लिख सकते हैं, 0 का भी इस फार्मूला से लिख सकते हैं, तो पिछला क्यों याद कराए हैं? वो जल्दी से आप लिखने के लिए पिछला याद करा रहे थे। नहीं, इस फार्मूला से सब हो जाएगा, 0 का भी हो जाएगा यार। देखो लिख के देखो, 0 का भी हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा बराबर 0 का बताओ जनरल सोल्यूशन, तो यार साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बनाना होता है,
और जीरो साइन जीरो पे आता है, देखो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, तो थीटा आ गया एन पाई। साइन थीटा बराबर जीरो का क्या बताए थे, एन पाई बताए थे, देखो वही आ गया। देखो टाइम वेस्ट हुआ ना, इतना 2 लाइन लिखना पड़ा, डायरेक्ट याद रखें, मतलब वो टाइम बचाने के लिए बस है, ये नहीं कि आप अगर इस फार्मूला को आप याद किए हैं तो 1 का माइनस 1 का 0 का ये सबका नहीं लिख सकते, सबका लिख सकते हैं इस फार्मूला से यार, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से, लेकिन टाइम बस बच जाएगा। और हम लोग मेन एम तो यही यार कि कम समय में ज़्यादा चीज़ कर पाए, इसलिए उसको याद रखते हैं, जल्दी में हो जाता है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का। अब बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे आप। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का अगर जनरल सोल्यूशन लिखना है तो थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, डायरेक्ट याद रखना। यूज कहाँ होगा एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे अगर आपसे कोई कहे कॉस थीटा बराबर -1/2 का जनरल सोल्यूशन लिखो, कॉस थीटा बराबर -1/2, LHS में कॉस थीटा है तो RHS में कॉस अल्फा बनाना होगा, तभी ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि -1/2 कॉस के किस एंगल पे होता है। सर 1/2 तो याद है 60 पे होता है, -1/2 सर कैसे याद करें 1/2 याद है ना 60 पे, अरे cos 60 1/2 याद ही होगा, -1/2 नहीं याद है। अच्छा ये बताओ, नहीं याद है तो जुगाड़ लगाओ ना, cos पाई माइनस थीटा, सर cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है माइनस cos थीटा। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपसे कोई कहे cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो कहोगे यार ये cos 180 माइनस थीटा ही है, माइनस cos 60 मतलब -1/2 आएगा। 180 माइनस 60 मतलब 120, तो cos 120 डिग्री -1/2 आ गया, अरे आ गया, -1/2 cos 2π/3 पे होता है। वैसे तो ये भी आप डायरेक्ट ही पता होना चाहिए यार, इतना जितना मैं बताया हूँ इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट याद रखते हैं, जो स्टैंडर्ड लड़के होते हैं डायरेक्ट याद रखते हैं। -1/2 cos 2π/3 पे होता है। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा बन गया, अब फार्मूला लगाओ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो अल्फा की जगह ये है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये सर आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते, tan थीटा बराबर tan अल्फा, सबसे आसान तो यही होता है यार, tan थीटा बराबर tan अल्फा का होता है थीटा n पाई प्लस अल्फा, ये जनरल सोल्यूशन है। tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है n पाई प्लस अल्फा, कभी ऐसा दिख जाए तो थीटा तुरंत लिखो n पाई प्लस अल्फा। जैसे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल सब पे लिख के कर लेते हैं, मान लो कोई एकदम दिमाग से पैदल हुआ तो वो भी कम से कम सीख जाए। जैसे मान लो tan थीटा बराबर -√3 है, कहे कि इसका जनरल सोल्यूशन लिखो, तो इधर अगर tan अल्फा है तो इधर tan थीटा है तो इधर tan अल्फा बना लो, या इधर tan अल्फा है तो इधर tan थीटा बना लो, ये जैसे आपको उचित लगे। इधर tan थीटा है ना तो इधर tan अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं, तो यार √3 तो याद ही होता है यार, √3 देखो ये इसीलिए करें, इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिखना है आपको तो कम से कम कुछ वैल्यू तो याद ही होना चाहिए यार, कुछ नहीं याद रहेगा तो थोड़ी ना होता है, कुछ तो याद ही होना चाहिए कि √3 60 पे होता है, tan 60 √3 होता है, तो माइनस में अगर रहता है tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो -60 लिख लो ना यार। हाँ सर, tan -60 माइनस tan 60 माइनस √3 सही है। देखो बन गया फॉर्मूला, tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह ये आ गया, ख़त्म इसका जनरल सोल्यूशन। सही, सबसे आसान तो tan वाला ही होता है, tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फा, खत्म। अब स्क्वायर वाले का देखते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा रहे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा रहे, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा रहे, इन तीनों का ही जनरल सोल्यूशन सेम होता है
और वो होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा क्या होता है? n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों का। अगला देखो आपका वही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद कर लेना डायरेक्ट, तीनों का वही होता है। अच्छा, इसलिए क्यों तीनों का सेम होता है जानते हो? इसको अगर आप कॉस में बदलोगे, इसको अगर आपको कॉस में बदल के लिखोगे, देखो 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा ही बन गया यार। तो इसका मतलब जो इसका रहेगा वही इसका रहेगा। हाँ सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा का भी यही होता है। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा का, यहाँ से आप सोच सकते हो कि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा आएगा या टेन थीटा बराबर माइनस टेन अल्फा आएगा। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फा, और माइनस वाले को आपको लिखना सिखा ही दिए, माइनस अंदर ले लो। अरे टेन माइनस अल्फा माइनस टेन अल्फा होता है, तो माइनस टेन अल्फा को टेन माइनस अल्फा लिख लिए। देखो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा n पाई प्लस अल्फा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस माइनस। देखो तीनों का ही सेम होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन याद रखिएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है सर, याद रहेगा, नोट कर लो इसको। सही है सर, आसान है, नोट कर लिए होंगे। बताई दी इसका कॉस स्क्वायर थीटा सेम ही होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन स्क्वायर वाले का भी सेम होता है, बताई दिए तीनों। ठीक है सर, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग स्क्वायर वाले के एग्जाम्पल करो तो थोड़ा सा, जैसे स्क्वायर वाले का एग्जाम्पल ऐसा है, ये मार्केट में बहुत फैला है, करके देख लो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का जनरल सोल्यूशन लिखो, लिखो अपने से तुरंत के तुरंत आंसर लिखो जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का जनरल सोल्यूशन, जल्दी लिखो जल्दी, चुटकियों में, चुटकी में आंसर आना चाहिए। अब तक तो कह रहे होंगे कि सर 5 बार आ गया, 5 बार, अब तक तो 5 बार आ गया। नहीं, इधर जब स्क्वायर दिखा करे, LHS में स्क्वायर दिखे तो RHS में भी स्क्वायर बनाओ, क्योंकि फार्मूला स्क्वायर अगर LHS है तो RHS में स्क्वायर नहीं बनाओगे तो कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे बच्चे? स्क्वायर बनाओ RHS में भी। अब ये 1/2 किसका स्क्वायर में होता है, वो भी साइन में। तो सोचे यार कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। हाँ, साइन 45 1/√2 होता है, और 1/√2 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब 1/2 को साइन स्क्वायर 45 तो लिख सकते हैं यार। हाँ सर, हाँ, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 सही है, चलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा। बन गया फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा बोलो n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई/4, जनरल सोल्यूशन आ गया, खत्म सवाल। अच्छा, जनरल सोल्यूशन हम क्यों लिख रहे हैं बार बार जानते हो? क्योंकि जनरल, अगर आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन भी अगर निकालना होगा तो जनरल सोल्यूशन तो लिखना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर जैसे मान लो 0 से 2 पाई में या 0 से 3 पाई में आपसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे तो यहां तक तो आप लिखना ही पड़ेगा। चलो एक आपको सिखा देते हैं, हो सकता है कुछ लोग एक्सपीरियंस ना हो। जैसे मान लो इसी सवाल का आपसे कहे कि थीटा 0 से 3 पाई है, 0 से 3 पाई में बताओ नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, तो आप यहां तक तो लिखो ही लिखोगे, जनरल सोल्यूशन तक तो लिखना ही है आपको। अब आप नंबर ऑफ सोल्यूशन सोचना है ना, तो n के जगह वैल्यू रखते जाओ। कोई देखो n के जगह 0 डाला, निगेटिव अब नहीं रख सकते, निगेटिव इसलिए रख सकते भाई क्योंकि निगेटिव में आंसर ही नहीं लेना है, हमें 0 से 3 पाई में लेना है, 0 से आगे मतलब पॉजिटिव देखना है। तो n के जगह 0 डाले, पाई/4 मिला, माइनस पाई/4 नहीं लेना है क्योंकि निगेटिव है। फिर n के जगह 1 डालो, n इंटीजर ही रखना है, 0 के बाद इंटीजर 1 रखो, 1 रखे तो आया पाई माइनस पाई/4, अरे देखो पाई माइनस पाई/4 और पाई प्लस पाई/4। अच्छा, फिर n के जगह 2 रखो तो आएगा 2 पाई माइनस पाई/4, 2 रखेंगे 2 पाई माइनस पाई/4, 2 पाई प्लस पाई/4। सही है यार। n के जगह अब 3 रखो, 3 रखेंगे तो 3 पाई माइनस पाई/4,
और 3 पाई प्लस पाई बाई 4। लेकिन 3 पाई प्लस पाई बाई 4 देखे कि यार तो ये 3 पाई से ज़्यादा हो गया, हमें 0 से 3 पाई के बीच का बताना था, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब 0 से 3 पाई में कितने आए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का 0 से 3 पाई में नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे, 6 सोल्यूशन। समझ गए ना, मतलब मैं आपसे बताना क्या चाह रहा था, ये तो एकदम आसान है, बिना मतलब जनरल सोल्यूशन के भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपको जनरल सोल्यूशन पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर n के जगह 0 1 2 3 या कभी निगेटिव भी, जैसे कि -2 पाई से 2 पाई पूछ ले तब m निगेटिव भी रखेंगे यार, निगेटिव रख के भी देखेंगे -2 पाई से 2 पाई में कितने वैल्यू आ रहा है। मतलब आपको n के जगह इंटीजर डालना है, इंटीजर डाल के फिर उस जो भी इंटरवल में दिया रहेगा वैल्यू देख लो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन, सम ऑफ सोल्यूशन सब आ जाएगा, कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल है, और बेसिक ही आपका अगर गायब रहेगा तो आगे फिर सवाल नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले तो हम लोग बेसिक ही क्लियर करेंगे। जेईई मेंस लेवल में तो इक्वेशन के जितने सवाल मैं देख रहा हूँ कि जो आ रहे हैं एकदम बेसिक ही आ रहे हैं यार, बेसिक पे ही सवाल। देखो जैसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 5 थीटा, करा इसको सॉल्व करो, करा इसको सॉल्व करो, टाइम लेके अपने सॉल्व करके देखो, उसके बाद फिर हम बताएंगे। टाइम 1 मिनट समय आपको दिया जाता है, ट्राई करो। साइन 5 थीटा उल्टा लिख लो, उल्टा ऐसे लिख लेते हैं, साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अच्छा सर ऐसे क्यों लिखे, अरे हमें थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लग रहा है और कुछ और कोई इसके पीछे का राज नहीं है कि आखिर ऐसे क्यों लिखे, खूबसूरत दिख रहा है। इधर छोटा दिख रहा था, इधर बड़ा दिख रहा था। हम लोग LHS में थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, RHS में अल्फा, तो थीटा को थोड़ा बड़ा रखते हैं तो थोड़ा अच्छा खूबसूरती बन जाता है, और कोई बात नहीं, ठीक है सर, आपको अच्छा लगे तो इसे भी कर लेना। अच्छा अब देखो, अगर आप n पाई साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का फॉर्मूला अगर आप लगाए n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा वाला, तो फिर थीटा निकालने के लिए आपको n को एक बार इवन एक बार ऑड लेना ही पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। टाइम बचाना है तो जाओ दूसरे के सरड़ में, दूसरे के सरड़ में मतलब बताते हैं, देखो इसके सरड़ में, ये इसके सरड़ में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहेगा तो थीटा क्या आता है 2n पाई प्लस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। अच्छा सर इसके सरड़ में अगर आप जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, हाँ सर बहुत जल्दी होगा। देखो इसे थीटा की तरह ट्रीट करो, इसे अल्फा की तरह मन में अपने 5 थीटा को थीटा मानो, मतलब मन में मानना है, मन थीटा, अच्छा मान लिए चलो। 2 थीटा को अल्फा की तरह मानो। अब थीटा देखो लिख रहे हैं, क्या लिखा था 2n पाई प्लस अल्फा यूनियन 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा। अच्छा सर अब देखो अगर आप -1 की पावर वाला लिखते, चलो वो भी लिख के दिखाते हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 2 थीटा। फिर यहाँ थीटा कैसे निकालते हैं आप सोचो, जब तक ये -1 की पावर नहीं हटाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस से जाएगा कि माइनस से जाएगा, जब तक ये नहीं हटाओगे कैसे पता चलेगा आपको। तो यहाँ आपका फिर होगा टाइम वेस्ट, एक बार इवन एक बार ऑड लेके आएगा, लेकिन 2 बार आपको लिखना फिर पड़ेगा। इससे देखो डायरेक्ट आ गया, देखो ये थीटा आ गया भाई, इधर ले जाओ, 3 थीटा बराबर 2n पाई, सही है यार, इधर ले जाएंगे 7 थीटा 2n प्लस 1 पाई, तो यहाँ से थीटा आ गया 2n पाई बाई 3 यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाई 7, 2n प्लस 1 पाई बाई 7 आ गया। देखो आंसर आ गया भाई, देखो ना यहाँ से थीटा निकाल लिया, 2 थीटा इधर ले गए, 2 थीटा इधर ले गए, एक बार 7 थीटा बना, एक बार 3 थीटा बना, दोनों ही केस से आपको थीटा मिल जाएगा। वहाँ से भी मिलेगा, ये मैं नहीं कराऊँ, नहीं मिलेगा भाई, नहीं कराऊँ मैं, आपको फिर 2 केस बना के करना पड़ेगा, एक बार इवन एक बार ऑड, लेकिन समय बच जाएगा। बस एग्जाम में आपको समय ही तो बचाना है, और मैं क्या सिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानकार तो सब है, थोड़ा समय बचाना बस आपको सिखा रहा हूँ यार, क्लियर है।
क्लियर 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 टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। cos 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। इसको आपको करना है सॉल्व। ट्राई करो, अपने से 1 मिनट समय देते हैं आपको। सोचो सोचो सोचो, ट्राई करो। 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। टाइम आप ले चुके होंगे, अब तक सॉल्व कर चुके होंगे। चलो देखते हैं। cos 3 थीटा, एक तरीका हो सकता है cos c प्लस cos d लगा दो, प्रोडक्ट में बदल जाएगा, फिर अलग अलग जीरो करके कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, लेकिन अभी उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। इसको उधर ले, ये उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस cos 2 थीटा। सही बात है यार। cos 3 थीटा, अब इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या? एक तो हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2 थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, और हमें माइनस cos 2 थीटा ही लाना है। मतलब एक तरीका हो सकता है पाई माइनस 2 थीटा लिखने का, और दूसरा तरीका होता है पाई प्लस 2 थीटा लिखने का। अरे आप पाई प्लस 2 थीटा लिखोगे तो सोचो कितना दूर चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई माइनस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको पास में ही आराम से रसमलाई मिल रहा है, बढ़िया आइटम मिल रहा है पास में बगलिए में, तो उतना दूर क्यों जाओगे भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में जब सुविधा आपको उपलब्ध हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों जाओगे? तो कॉस वाले का इन जनरल हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक ही सोचते हैं, वो सारे वैल्यू आ जाता है, थर्ड में जाते ही नहीं, फोर्थ में जाते ही नहीं। जैसे अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा वाला का किस में सोचेंगे, ये थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट हो जाता है। साइन थीटा वाला अगर आपसे कुछ वैल्यू लिखा हो ना, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में सोचते हैं। अरे माइनस पाई बाई 2 पे -1, पाई बाई 2 पे +1, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे वो सारे वैल्यू आ जाता है। समझ रहे हो? मतलब ये बस ऐसा थिंकिंग है कि एक्स एक्सिस के करीब में बस मिल जाए, ये सोचते हैं। अच्छा, तो इसको हम लोग cos पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आसानी से लिख सकते हैं। cos पाई माइनस 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा होता है, सिंपल सा बात। अब देखो बन गया फार्मूला, cos थीटा बराबर cos अल्फा, इसे अल्फा की तरह ट्रीट करो। cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस, देखो ध्यान से देखना, यहाँ प्लस माइनस में माइनस से गुणा माइनस प्लस। हाँ सर, या तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, क्यों एक ही बार में करें? 2 बार करते हैं यार। एक बार यहाँ पे प्लस लो, अच्छा प्लस लेंगे तो 3 थीटा आएगा, 2n पाई प्लस पाई माइनस 2 थीटा। इधर ले गए, 5 थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई। बहुत ही बेहतरीन, थीटा आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 5। एक बार यहाँ पे लो माइनस साइन, यहाँ पे एक बार माइनस साइन, क्या ले रहे हैं? माइनस साइन। यहाँ पे प्लस माइनस आया, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस ले रहे हैं। अच्छा माइनस लो, 2n पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। 2 थीटा इधर लाओ तो आ जाएगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा, थीटा 2n माइनस 1 पाई। ठीक है सर, तो थीटा का एक वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू ये है। ठीक। अच्छा, ये कभी कभी होता है जब 2 आंसर आता है ना, 2 आंसर आता है, ये सब कहानी थोड़ा सा इसको हम विस्तार में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें, कभी अगर थीटा का जैसे 2 वैल्यू है या 3 वैल्यू है या 4 वैल्यू है, तो आंसर आप यूनियन करके लिखते हैं। यूनियन का अच्छा मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है सर कि जो वैल्यू रिपीट हो उसको एक ही बार लिखो, 2 बार मत लिखो। हाँ, अरे 1 2 3 और 2 3, 1 2 3 और 2 3 का यूनियन क्या आएगा? 2 3 तो 1 2 3 में आ ही रहा है, 1 2 3 ही आएगा। मतलब 2 3 को देखो लिखे क्या दोबारा? नहीं सर, एक ही बार लिखे। वही बात है, अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, जैसे 2 आंसर आया तो आंसर तो यूनियन करके लेंगे। हाँ सर,
लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, आपको ये आंसर न देके इसका यूनियन जो आएगा फाइनली वो आंसर दे देता है। तो अब आंसर कैसे आप पहचाने? कुछ नहीं है, देखो तो 2-3 वैल्यू सोचो, अपने आप आ जाएगा। ये बताओ ये क्या है? ये सर है ऑड पाई। ऑड पाई, ऑड पाई, अरे 2n - 1 ऑड नंबर होता है। ऑड पाई, ऑड पाई मतलब क्या देगा? मतलब सर देगा 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा। अच्छा सोचो यहाँ से कभी पाई आ सकता है क्या? 1 पाई मतलब वही पाई। हाँ सर आ सकता है, n के जगह 2 अगर रखेंगे तो 5 पाई बटे 5 पाई आ जाएगा। अच्छा सोचो 3 पाई कभी आ सकता है सर, अगर ये 15 कर देंगे तो आ जाएगा सर, n के जगह 7 रख दो। हाँ सर आ जाएगा। अच्छा 3 पाई भी आ गया। 5 पाई सोचो, 5 पाई, हाँ सर 5 पाई, इसको हमें लाना है कितना? 25, आ जाएगा सर, 12 रख दो, आ जाएगा। मतलब यहाँ से वो सारे वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ से आएगा। तो 2-2 बार क्यों लिखें भाई? ये सारे वैल्यू इसमें ऑलरेडी आ ही रहा है, वो दिखने में आपको एक बार में नहीं लगेगा, वैल्यू जब रखेंगे n का तब समझ में आएगा। सेकेंड वाला सारा वैल्यू पहले वाले में आ रहा है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो एक ही बार लिखो, सेकंड वाला हटा सकते हो। मतलब इसका यूनियन करके अगर आपको आंसर ये भी दिया है, मतलब कभी कभी ये भी आंसर दे देता है, ऐसा नहीं, मतलब चलेगा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कभी कभी यूनियन जो आता है वही देता है, मतलब 2 बार न लिख के, या कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है। तो देख लेना आप कि कैसे फॉर्म में दिया है, लेकिन अगर ये भी दिया होगा तो ये भी आंसर सही है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों का यूनियन यही आएगा, इन दोनों का यूनियन यही आएगा। तो ये अगर आंसर दिया तो ये भी चलेगा, सही है। मतलब समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? जब 2-3 आंसर आता है तो बीच में यूनियन लगाते हैं, और यूनियन कभी कभी सेम वैल्यू ही दे देता है, तो सेम वैल्यू को हटाना होता है, बस सिंपल सा बात है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और जनरल सोल्यूशन से लिखने भी थोड़ा बहुत आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक tan वाला भी सवाल कर लेते हैं यार। साइन वाला कर लिए, कॉस वाला कर लिए, tan वाला पीछे नहीं भाग रहा है। चलो इसको करते हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू cot 5 थीटा। इसको करने के भी बहुत तरीके होते हैं। कोई अगर करना चाहे तो साइन कॉस में बदल के भी इसको कर सकता है, या कोई चाहे तो एक साइड tan थीटा है, दूसरे साइड tan अल्फा बना के भी कर सकता है। मतलब ये टोटली आपके ऊपर है। मुझे लेकिन अच्छा वही लग रहा है यार कि वो साइन कॉस में बदल के टाइम वेस्ट करे, डायरेक्ट जब हो जाएगा तो tan 2 थीटा, इधर tan में क्या लिख सकते हो? 90 माइनस, सही ना सर? देखो tan 2 थीटा, tan 90 माइनस 5 थीटा cot 5 थीटा, सही यार। tan 90 माइनस 5 थीटा cot 5 थीटा, सही है। देखो बन गया tan थीटा, इसे tan अल्फा की तरह ट्रीट करो, मतलब इसे मन में एज्यूम करना है, ये थीटा की तरह, ये अल्फा की तरह। बन गया tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो थीटा क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, सही है यार। इधर लाओ 7 थीटा, 5 थीटा 2 थीटा 7 थीटा। अब थीटा आपका आ जाएगा n पाई बाई 7, n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। ये आपका आंसर हो गया, n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14। समझ गए बच्चे? ये सब थोड़ा सा अलग से अभी बताएंगे आपको, लेकिन जब tan और cot वाले जब सवाल करते हैं, tan और cot वाले, तो देखो साइन कॉस का डोमेन क्या होता है? साइन कॉस ऑलवेज डिफाइंड होता है, ये कैलकुलस में आप पढ़े होंगे। साइन कॉस ऑलवेज डिफाइंड होता है, मतलब थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा में कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। लेकिन tan अनडिफाइंड होता है, 90 पे जैसे अनडिफाइंड होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, tan 270 डिग्री अनडिफाइंड होता है। तो tan वाला सवाल करना अगर मान लो कभी, कॉट वाले सवाल करना कभी, सेक वाले सवाल करना कभी, कोसेक वाले सवाल करना कभी, तो थोड़ा डोमेन का ध्यान देना यार। मतलब आंसर आप वही एक्सेप्ट करेंगे जो सवाल के डोमेन में हो। मतलब सर, मतलब जैसे अगर tan का सवाल कर रहे हो और थीटा 90 आ गया, नहीं एक्सेप्ट करेंगे यार, क्योंकि tan 90 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट का सवाल कर रहे हो, थीटा 0 आ गया, कॉट 0, tan 0 0, तो कॉट 0 इन्फिनाइट अनडिफाइंड। अच्छा, मतलब 0 एक्सेप्ट नहीं करेंगे कॉट के सवाल में। जैसे मान लो आप सेक का सवाल कर रहे हो और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, अरे सेक थीटा 1/cos थीटा, और कॉस थीटा 0 बन गया, नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? अनडिफाइंड कर देगा।
साइन का सवाल, मान लो कोसेक का सवाल कर रहे हो, डिनोमिनेटर में 1/sin, साइन 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड। मतलब कहने का ये है कि आप सवाल कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का करना तो आंसर वही एक्सेप्ट करेंगे जिसपे सवाल में प्रेजेंट सारे फंक्शन डिफाइंड हो। आंसर वही एक्सेप्ट करेंगे जिसमें सवाल में प्रेजेंट सारे फंक्शन डिफाइंड हो। अगर कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हुआ तो उस आंसर को आप नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन कॉस में लफड़ा नहीं होता, लेकिन टैन कॉट सेक कोसेक में कभी कभी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी मैं जो आपको बता रहा था यही सब पॉइंट, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते समय कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जहां मिस्टेक्स होता है आपको पता नहीं चलता, वही पॉइंट ये सब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट देखो क्या है, स्क्वायरिंग द इक्वेशन एट एनी स्टेप शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। मतलब जितना पॉसिबल हो स्क्वायर करके मत सॉल्व करना कभी, उससे क्या होता है एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाता है। गलती नहीं होता, मतलब जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे वो तो आएगा ही आएगा और प्लस एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, इसीलिए कभी स्क्वायर करके सॉल्व नहीं करते हैं। जैसे x बराबर 3 दिया है, आप दोनों साइड के स्क्वायर कर दिए जबरदस्ती का, इसका सोल्यूशन क्या आता है जानते हो, x² बराबर 9 का सर आता है x बराबर +-3। पहले क्या था 3 था, अब क्या आ गया, जब स्क्वायर कर दिया देखो -3 भी आ गया, फर्जी मतलब उसका इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है, बेफिजूल ऐसे कूद के आ गया, लो स्क्वायर करोगे, लो हम भी आ गए, क्या आ गया एक्स्ट्रा आ गया, मतलब उस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं होगा, तब भी आ जाता है। अब जैसे कोई सोचे कि सर स्क्वायरिंग कहीं नहीं करेंगे कहीं अगर मान लो रूट वाला सवाल रहे तो ऐसे देखते रहोगे, उसे देखते रहो अरे देखने से सॉल्व होगा नहीं यार, देखने से तो स्क्वायर तो मान लो कहीं मजबूरी है तो करना ही पड़ सकता है। तो देखो इसीलिए लिखा है एज फार एज पॉसिबल, मतलब जब तक हो पॉसिबल, जब तक बिना स्क्वायर के अगर सवाल सॉल्व हो रहा है तो स्क्वायर मत करो, अगर नहीं सॉल्व होगा तो देखेंगे थोड़ी नहीं, स्क्वायर कर लेना यार, फिर लास्ट में बस एक बार, लेकिन कभी भी स्क्वायर करके अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल सवाल में, जो भी मतलब ओरिजिनल सवाल दिया था स्क्वायर करने से पहले, उसमें चेक कर लिया करो यार कि कौन कौन सेटिस्फाई करा। जैसे मान लो स्क्वायर करके सॉल्व किए, 2 वैल्यू आया, फिर देखो ओरिजिनल सवाल में तो 3 ही है, तो -3 को रिजेक्ट कर देंगे, देखो अब सही है। मतलब स्क्वायर करने से कोई गड़बड़ नहीं आता, मतलब इक्वेशन के सोल्यूशन आएगा प्लस एक्स्ट्रा आएगा, तो स्क्वायर जब करेंगे तो एक बार क्रॉस चेकिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा वाले को हटा देंगे, खत्म, सही है। फिर समझ गए, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूं स्क्वायर करना है मत करना स्क्वायर जब तक पॉसिबल हो, मतलब बिना स्क्वायर के अगर सॉल्व होगा तो मत करना, अगर कहीं हो रहा है मजबूरी है तो करना है तो कर देना, फिर बाद में क्रॉस चेक कर लेना। ये पहला पॉइंट है जो आपको स्क्वायर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है सर, ये नोट करते जाइएगा। पहला पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट देखो लिखा है नेवर कैंसिल द टर्म कंटेनिंग अननोन टर्म्स विच आर इन प्रोडक्ट ऑन द 2 साइड्स। मतलब LHS और RHS में अगर प्रोडक्ट में कुछ रहेगा तो ये नहीं कि इसे गच्च से काटे आदत हम लोग का पड़ा होता है, जैसे अगर यहाँ कहीं ऐसे दिखा x² बराबर x, तो ऐसे कहते हैं x कट गया, x बराबर 1। अगर ऐसे काट दोगे ना सर तो सोल्यूशन क्या होगा, छूट जाएगा। अगर आप न काटते एक साइड लाते तो x कॉमन होता, फिर अलग अलग जीरो करते तो इसमें 2 आंसर आता, x बराबर 0 और x बराबर 1, 2 आंसर आता। लेकिन आप काट दिए, 0 तो बेचारा कट गया, तो सोल्यूशन क्या होगा, छूट जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि LHS और RHS में अगर प्रोडक्ट में कुछ रहेगा तो उसे कैंसिल मत करना, क्योंकि एक साइड लाएंगे तो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो जाएगा तो सोल्यूशन देगा, काटने से सोल्यूशन छूट जाता है। इसीलिए आपको कभी कुछ कैंसिल नहीं करना होता, प्रोडक्ट में रहे तब। जैसे अगर कोई कैसे अगर ऐसे रहे तब, मान लो यहाँ पे ऐसे
ऐसे मान लो रे यार। अब कोई कहे इसको हम नहीं कट करेंगे सर, क्यों नहीं करोगे भाई, ये कट थोड़ी नहीं करेंगे, घटा रहे हैं, काट नहीं इसको घटा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, एक्स बराबर 1, 100% सही है। मतलब ये काटने में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट में रहता तब नहीं काटते, ध्यान दीजिएगा। अच्छा कोई कहे सर डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं कि नहीं, जैसे अगर ऐसे रहे, हाँ मान लो ऐसे, डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, अगर इधर ले जाएंगे तो कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं अगर बोलते नहीं कट कर सकते तो गलत होता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता यार। जैसे एक साइड अगर हम ले आते कॉमन करते तो देखो वो 0 है, जो काटे थे वो 0 है, तो अगर नहीं काटोगे तो कॉमन लोगे तो 0 आएगा, लेकिन वो 0 होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 लेंगे तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100% सही है, ये भी 100% काटना सही है, सिर्फ प्रोडक्ट में रहेगा तब कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जल्दीबाजी बस मिस्टेक्स होता है, तो ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है ना। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ एंगल्स विच मेक एनी ऑफ द टर्म अनडिफाइंड। तीसरा पॉइंट जो आपको इक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि इक्वेशन को सॉल्व करते समय आंसर में ऐसा कोई भी टर्म नहीं आना चाहिए या ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए जिसपे सवाल में यूज होने वाला कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हो। अगर कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे आपको अभी समझा ही रहे थे, समझ में आया कि नहीं? tan वाले सवाल, cot वाले सवाल, sec वाले सवाल और cosec वाले सवाल अनडिफाइंड होने के चांसेस रहते हैं, तो एक बार क्रॉस चेक किया करो कि जो आंसर आया उस पर सारे फंक्शन डिफाइंड है ना यार। अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो उस आंसर को नहीं लेना है मेरे बच्चे। समझ में आया? इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, सॉल्व tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x। इसको देख के आपको क्या लगा? अरे ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है? अरे tan a माइनस b का फार्मूला है। कैसे पता चला? अरे देखो ना, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b मतलब tan 3x माइनस 2x tan a माइनस b का फार्मूला है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चे? a माइनस b 3x माइनस 2x x आ गया, tan x बराबर 1 आ गया। ठीक, बहुत खुशी खुशी इसका आप जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे। अरे 1 tan पाई बाई 4 पे होता है। हाँ सर, tan पाई बाई 4 1 होता है। देखो tan थीटा बराबर tan अल्फा, थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। ये आंसर सब लिख लिए, लेकिन अभी तक चेक नहीं किए। तो जब भी चेक किया करो ना, तो आप 0 से 2 पाई के बीच का वैल्यू चेक कर लिया करो। 0 से 2 पाई के बीच वाले को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन। अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन ही नहीं आएगा तो जनरल सोल्यूशन भी नहीं आएगा, या प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगा तो फिर जनरल सोल्यूशन भी आएगा, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन को ही तो जनरलाइज करते हैं मेरे लाल। प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका क्या आएगा? 0 से 2 पाई में निकालो क्या क्या एक्स आ रहा है। अब तो आपको सिखा भी दिए कैसे निकालते हैं। n के जगह 0 रखो, पाई बाई 4, n के जगह 1 रखो, 5 पाई बाई 4, देखो ना, पाई प्लस पाई बाई 4, n के जगह 1 रखने पे 5 पाई बाई 4, n के जगह 2 रखोगे 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 0 से 2 पाई में चेक करना है। तो ये 2 वैल्यू आया। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखते हैं यार कोई फंक्शन सवाल में अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। पहले पाई बाई 4 को रखो यहाँ, तो अरे तुरंत दिख गया। देखो पाई बाई 4 को रखेंगे तो ये बन जाएगा 90, अरे 45 रखेंगे 90, tan 90 अनडिफाइंड, मतलब ये फंक्शन हो गया अनडिफाइंड। अगर आप पाई बाई 4 को आंसर लेंगे तो सवाल के एक फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे रहा है, मतलब ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। 5 पाई बाई 4 रखो यहीं पे, 5 पाई बाई 4 रखोगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, tan 5 पाई बाई 2
5 पाई बाई 2 ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2 पे कॉस 0, अभी बताए थे, ऑड पाई बाई 2 पे कॉस 0, और कॉस 0 तो tan अनडिफाइंड। अरे tan थीटा साइन बाई कॉस ही होता है ना, डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, कॉस 0 मतलब अनडिफाइंड। तो ये वाला वैल्यू पे भी ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन में 2 वैल्यू आ रहा था, दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कुछ नहीं आ रहा है, तो जनरल सोल्यूशन भी कुछ नहीं आएगा। अरे जब 0 से 2 पाई कुछ नहीं आता, आगे भी कुछ नहीं आता, मतलब इस इक्वेशन के क्या बताओगे, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। ये आईटीएम सवाल पूछा था, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन आएंगे फाई मतलब नल, कुछ नहीं। समझ रहे हो? ये नहीं कि आप ये लगा के चले आए, ये भी आंसर दिया था। मतलब आपको क्या समझ में आया कि कभी भी इक्वेशन का सवाल करेंगे, फाइनल आंसर जो आए उसको पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल के चेक कर लो कि क्या क्या आ रहा है, फिर उस पर सारे फंक्शन डिफाइंड होगा, वही आंसर एक्सेप्ट होगा। और ज़्यादा टेंशन मत लो, वो थोड़ा करते 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 आइडिया लग जाता है किस पे डिफाइंड होगा किस पे नहीं होगा। समझ गए बच्चे लोग? टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।